यह कहानी अब एक सीधी सादी पारिवारिक गाथा नहीं रही। यह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है जहां भावनाएं, अपराध और राजनीति एक दूसरे से इस कदर उलझ चुके हैं कि हर मोड़ पर सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है। सब कुछ शुरू हुआ एक झूठे कबूलनामे से। मीडिया के सामने दिग्विजय की झूठी गवाही अनीशा के लिए जाल बन गई, लेकिन असली मकसद कहीं और था। अनीशा को फंसाने के लिए जो खेल रचा गया वह उतना ही पेचीदा और खतरनाक था जितनी उसकी खुद की सोच। जब अनीशा ने ध्वनि को अगवा किया, उसने यह नहीं सोचा था कि उसके ही दांव उलट दिए जाएंगे। रानी और दिग्विजय की जोड़ी ने एक ऐसा ऑपरेशन रचा जो नकली पुलिस, असली मीडिया और एक अदृश्य टीम के सहारे गोदाम तक पहुंचा और सब कुछ पलट कर रख दिया। ध्वनि को छोड़ा तो लिया गया, लेकिन वह कोमा में चली गई। उम्मीदों से भरे चेहरों को झटका तब लगा जब डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में न्यूरोटॉक्सिन है, ऐसा जहर जो दिमाग को हमेशा के लिए शांत कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जहर का स्रोत किसी स्थानीय गुंडे या गैंगस्टर से नहीं, बल्कि एक सरकारी रजिस्टर्ड लैब से जुड़ा था। ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं था, ये एक सिस्टम के भीतर छिपे उस अंधेरे की कहानी थी जहां इंसानी जानों का सौदा किया जाता है। पुलिस की छापेमारी के दौरान जब अनीशा ने विस्फोटक बटन दबाया और सब कुछ राख हो गया, तो हर किसी ने मान लिया कि उसका अंत हो गया। पर रानी को यकीन नहीं हुआ। कुछ था जो अधूरा लगा। समय बीता और सच्चाई ने फिर दरवाजा खटखटाया। अनीशा अब रुचि अरोड़ा बन चुकी थी। नई पहचान, नई दुनिया और पहले से कहीं अधिक ताकतवर। शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल की डायरेक्टर बनकर वह अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी जिसे वह पहले मिटाना चाहती थी और शायद हमेशा से ही चलाती रही हो। उसके चारों ओर इतनी सफाई से ताने बाने बुने गए थे कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन रानी की छठी इंद्रिय अब भी जागृत थी। इस बीच एक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। ध्वनि के डीएनए की रिपोर्ट रानी के हाथ लगी और वह सच जो सामने आया उसने रानी को अंदर से झकझोर दिया। ध्वनि की असली माँ अनीशा थी। रानी को याद आया वह दिन जब एक सड़क हादसे में उसे एक नवजात बच्ची मिली थी जिसे उसने अपने आंचल में छुपा लिया था। क्या उसने अनजाने में किसी माँ की संतान उससे छीन ली? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और रहस्य उजागर हुआ। ध्वनि के शरीर में एक चिप लगी थी, एक माइक्रोचिप जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल क्राइम सिंडिकेट का पूरा डेटा भरा था। यह रैकेट सिर्फ गरीबों के अंगों की तस्करी या नकली दवाओं की सप्लाई तक सीमित नहीं था। यह एक ग्लोबल साजिश थी जो सरकारों को खरीदने की ताकत रखती थी, और इस सब का भारतीय चेहरा थी अनीशा। बात यही नहीं रुकी। इंटरपोल के भीतर भी अनीशा के संबंध थे। एक गद्दार अफसर जो उसका नाम रिकॉर्ड से मिटा देता था, अब वह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुबई, सिंगापुर और जर्मनी में डार्क मिरर के नाम से जानी जाती थी। एक ऐसा नाम जिससे सत्ता और सिस्टम दोनों कांपते थे। रानी, जो कभी अपराध अन्वेषक थी, अब फिर से पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। उसकी वर्दी अब उसकी पहचान नहीं, उसका मिशन बन चुकी थी। क्योंकि अब यह लड़ाई निजी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय थी। कोर्ट में अचानक सबकी सांसें तब थमीं जब दिग्विजय ने खुलकर कहा, मैं दोषी हूँ, मैंने अनीशा के साथ मिलकर घोटाला किया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, यह एक दरवाज़ा था जिसके पीछे और भी गहरे राज्य थे। यह उजागर करता है एक राजनेता और अस्पताल ट्रस्ट के बीच गोपनीय सौदे, जिसमें अनीशा भी भागीदार थी। फिर आया वह मोड़ जब ध्वनि की आंखें खुलीं। आईसीयू में बीप करते मॉनिटर के बीच जब वह मांग कहती है, तो रानी के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र ध्वनि के इशारे पर जाती है, जो उसकी ओर नहीं बल्कि पीछे खड़ी डॉक्टर रुचि यानी अनीशा की ओर होता है। यह एक इमोशनल क्षण था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा झटका भी। और जैसे इस कहानी में ट्विस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, अब लौटता है अर्जुन, रानी का पति और ध्वनि का जैविक पिता, जिसे मृत मान लिया गया था। एक लंबी दाढ़ी वाला रहस्यमय चेहरा सीसीटीवी में दिखता है। उसकी चाल, उसकी आंखें, रानी को सब याद आ जाता है। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैरता है, क्या अर्जुन वाकई रानी और ध्वनि को बचाने लौटा है, या वह भी इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा है? अब यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक संघर्ष की नहीं रही, यह एक ऐसी जंग बन गई है जहां भावनाएं, विश्वासघात, अपराध और ग्लोबल पावर गेम्स एक साथ टकरा रहे हैं। पॉकेट में आसमान अब एक टीवी शो नहीं बल्कि एक भावना है,
एक थ्रिलर जो आपके दिल को छूता है, आपकी सोच को झकझोरता है और हर एपिसोड के साथ एक सवाल छोड़ जाता है। अब आगे क्या?